चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था और एक स्प्रिंग के कारण से पोटेंशियल एनर्जी था, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। जैसे कि लास्ट वाला ये क्वेश्चन था जो था काफ़ी पॉपुलर है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था। तो एक बार देख लेना अगर नहीं किया है तो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, अच्छा देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पहले ही बताया था मैंने, है ना? हाँ सर। है ना? उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको हम लोग एक बार जानते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जा रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट बी, और जो ग्रेविटी है वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो ये अगर हाइट h होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बोला जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी डेट विल बी इक्वल्स टू mgh। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इतना तो हमें पता था। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिनारियो को चेंज किया। मैंने ये मास को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गया, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे से लेके गया, डिफरेंट पैटर्न में लेके गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको है ना इस डायरेक्शन में मूव कराया, और इस लोकेशन पे पहुंच गया मैं। और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर मैंने इसको इस तरफ मूव कराया, तो ये पहुंच गया इस जगह पे। अभी भी जो हाइट है वो h ही है, वो हाइट h ही है। और अगर मैं अच्छे तरीके से निकालूंगा तो यहाँ पे भी जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा डेट विल ऑल्सो बी माइनस ऑफ mgh। और चाहो तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो mg जो है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, विच इज mg। एंड इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? mg cos थीटा, सॉरी साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट लेट से मैं s एज्यूम कर लेता हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट s है पूरा टोटल लेंथ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन तो लगेगा ही, mg साइन थीटा इंटू एस। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये लेंथ कितना है? s है, और ये एंगल कितना है? थीटा, और ये है h। तो मैं h का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ? h विल बी व्हाट? h इज इक्वल्स टू s साइन साइन थीटा, s साइन थीटा। और तुम अगर अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई करो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्टली s साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ,
विच इज एच, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच। तो इधर से क्या पता चला, इधर से ये पता चला कि तुमने पाथ को चेंज किया लेकिन अभी भी वर्क जो है वो ऐसा ही रहा। इनफैक्ट ये जो चीज है, ये जो तरीका है, मैं हर एक केस के लिए बोल सकता हूँ कि तुम पाथ कैसा भी रखो, पाथ कैसा भी रखो, अगर हाइट सेम है तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी के पास ब्रेक हो रहा है या तुम्हारे पास? नहीं नो सर, सर। नहीं हो रहा। हाँ सर। हाँ, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके सर। तो ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं हम लोग, और कोई सा भी पाथ चूज कर लो, कोई सा भी रैंडम पाथ हम लोग चूज करेंगे तो भी यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे मिलेगा, that will be again minus of mgh, where h is the height। ये जो h है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है, हाइट है h। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें एक स्टेट फंक्शन नाम का चीज आएगा। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। या फिर वो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक ऐसा ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, जिसके कारण से वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो मैं इस जगह पे इसे लिख देता हूं कि if the work done by any forces does not depends on the path, if the work done by any forces does not depends on the path and it only depends on and it only depends on its initial and final position, then these types of forces are called कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग दे सकते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स, एटसेट्रा। तो इस तरह के फोर्सेस जो है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी जिसका भी डिफाइन होता है, ऐसे कोई भी फोर्सेस जिसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, वो सभी हमारे कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करोगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, इसका मतलब वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये बात नोट में डला करके कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, potential energy is defined only for conservative forces, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं डिफाइन होता है। अब हम लोग चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पता कैसे चलेगा। या तो कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमें पता है। लेकिन अगर कोई एक फोर्स दे दिया जाएगा जो कि एक्स और वाई के फंक्शन में होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होंगे? जिसके कारण से वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। These are the forces for which work done depends on the path taken। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्सेस, या फिर एयर रेजिस्टेंस, या फिर विस्कस फोर्स एटसेट्रा। विस्कस फोर्स तो मैं आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो हम लोग बस दो ही चीज़ जानते हैं, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दिया। ड्रैग फोर्स वगैरह जो है ये ऐसे फोर्सेस हैं जो कि एनर्जी को कम करेगा। कोई भी ऐसा फोर्स जो कि सिस्टम के एनर्जी को रिड्यूस करा रहा है ना, सिस्टम के एनर्जी को रिड्यूस करा रहा है और वो हीट के फॉर्म में इजेक्ट करा रहा है, तो काइंड ऑफ तुम समझ लेना कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अच्छा, इसको हम लोग डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं। डिसिपेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है? जो सिस्टम से कंटिन्यूसली एनर्जी को विड्रॉ कर रहा हो। सॉरी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक रूम है और रूम एक स्क्वायर के फॉर्म में है। रूम का फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लोर। और ये है ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया और इस जगह से एम मास का ब्लॉक को मैं खींचते हुए इस तरफ लेकर के गया बी, उसके बाद फिर खींचते हुए मैं इसको लेकर के गया सी के पास, उसके बाद फिर खींचते हुए मैं इसको डी के पास लेके गया। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं ए से डी तक पहुंचा, तो कितना वर्क हुआ बोलो? अगर ये पाथ 1 से था तो पाथ 1 के लिए जो वर्क होगा दैट विल बी फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, और ये डिस्प्लेसमेंट को एस मान लेता हूँ हम लोग, तो 3s हो जाएगा, और माइनस साइन एक मुझे लगाना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाले केस में क्या किया मैंने, इसको इस जगह से इस जगह तक डायरेक्ट लेके गया। तो देखो इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों पाथ के लिए सेम है, आया ना? लेकिन पाथ क्या है, डिफरेंट है। मैं इस जगह से इस पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, एक पाथ मैंने इस तरीके से चूज किया और दूसरा पाथ मैंने ऐसे चूज किया। अगर दोनों पाथ में वर्क सेम आ जाए तो मैं बोलूंगा कंजर्वेटिव फोर्स है, और नहीं आए तो नॉन कंजर्वेटिव है। बिल्कुल। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन सेकेंड पाथ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस। दोनों क्या है, वर्क डिफरेंट है। और ये जो भी वर्क होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, हीट के फॉर्म में लिबरेट कर देगा, काइंड ऑफ ऐसा है ना। बाकी अभी एनर्जी के बारे में बात नहीं करते हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में पूरा का पूरा हीट में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके कारण से वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ नहीं होता है। तो तुम्हें अगर ऐसे फोर्सेस का वर्क निकालना है तो तुम्हें पाथ तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए। पाथ नहीं पता होगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या? अब एक और प्रॉपर्टी है हाँ। कंजर्वेटिव फोर्स का,
कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके कारण से जो वर्क एक लूप में जीरो होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में डाल करके कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए लूप इज जीरो। एक लूप में क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से वर्क जीरो होता है। मतलब कि तुम इसको इस तरीके से लेके गए यहाँ पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, -mgh। और इसको वापस से तुम इस जगह से इस जगह तक लेके आए तो इस पार्ट में वर्क कितना हो जाएगा, mgh। और दोनों के कारण से वर्क कितना हो जाएगा, नेट सम कर दो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। और जैसे कि मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस मतलब कि सेंटर पे लगने वाला फोर्स, बस इतना सा याद रखो। और जो ऑफ कोर्स मैंने जो वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है और वापस से वो मुझे मिल सकता है। पोटेंशियल एनर्जी से मुझे वापस से एनर्जी मिल सकता है, मतलब कि एनर्जी जो है वो हमारा लॉस नहीं हुआ है, वो किसी और के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। क्लियर है? और सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। एक और चीज लिख देता हूँ, इफ only conservative forces are acting on any system or any block, then mechanical energy of the system will be conserved. Will be conserved. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को याद रखना है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग को ये पता करना है कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, प्रोसेस टू फाइंड आउट conservative forces or non-conservative forces। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एक पहला चीज हम लोगों ने देख लिया ऊपर कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो उसके कारण से पाथ के इंडिपेंडेंट होंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके को हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक फोर्स दिया गया है F इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2yj कैप। ठीक है, और बोला गया कि फाइंड वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर और नॉट। ठीक है, तो मैं तुम लोग को जैसे करके दिखाऊंगा उसी तरीके से तुम लोग को भी करना है। अपने नोटबुक में निकाल लो और नोटबुक में इसी तरीके से तुम लोग को करना है क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। और यही तरीका सबसे ज़्यादा आसान होता है। बहुत सारे तरीके तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग से, पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, लेकिन उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, टाइम को कम करना है। सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और ये है ऑरिजिन 0,0। तो ये हमारा पार्टिकल का इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल लोकेशन है और मैं उसको फाइनली इस लोकेशन पे लेकर के जाना चाहता हूँ। तो फाइनल लोकेशन आर्बिट्री है, अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में चाहो तो 10,10 भी डिसाइड कर सकता हूँ, 5,2 कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको 1,1 डिसाइड करते हैं। और क्योंकि सिमेट्री ना हो जाए तो बेटर है कि हम लोग इसमें 1,1 नहीं 1,2 लेंगे। तुम 2,1 भी ले सकते हो या फिर 1,2 ले सकते हो। 1,1 में क्या हो जाता है, सिमेट्री हो जाता है।
प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे पास अब इस इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक जाना है, और इस जगह तक जाने के लिए मेरे पास दो पाथ है। हालांकि पाथ तो ढेर सारे बन जाएंगे, कैलकुलेट करने वाला पाथ चाहिए ना मुझे। तो कैलकुलेट करने वाला पाथ जो है वो तो कौन कौन सा पार्ट है मैं दिखाता हूँ। एक मैं क्या करूंगा, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊंगा पहले इस तरीके से, और फिर बी पॉइंट से मैं इस सी पॉइंट तक जाऊंगा इस तरीके से। और दूसरे केस में मैं ए पॉइंट से इस जगह तक डी पे जाऊंगा, और डी से लेकर के फिर मैं सी तक जाऊंगा। तो मेरे पास दो पाथ मिल गया। बोलो समझ में आया क्या? पाथ वन, पाथ वन कौन सा है? ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ। और पाथ टू क्या है? ए से डी जाओ और डी से सी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को ही करना है, तो ध्यान से समझना। हाँ सर। अब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं हम लोग। तो अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये फोर्स है और ये फोर्स है। तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में जो लगेगा डेट विल बी एक्स, और जो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा डेट विल बी 2y। एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कैसा होता है? एक्स के डायरेक्शन में लगता है, तो ये एक्स के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, और वाई के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऐसा होगा। तुम मुझे बताओ, वाई के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स के कारण से वर्क कुछ भी होगा क्या? कोई भी वर्क होगा क्या? नहीं। वर्क डन बाय द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हो गया डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा, और फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क तो हो ही नहीं सकता। तो तुम ऐसा हर एक केस में सोच सकते हो कि यहाँ पे भी तो वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल, एक फोर्स ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। तुम्हें बस चूज करना है कि कौन से फोर्स के कारण से वर्क लिखना है और कौन से कारण से नहीं लिखना है। एक तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन बाय एक्स डायरेक्शन का फोर्स कैसे लिखा जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा। और अगर ऐसा है तो फोर्स का वैल्यू पुट कर लो विच इज एक्स। तो मैंने पुट कर लिया एक्स, और डी एक्स, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा? एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो तुम जब ए से बी 0 to तुम जब ए से बी जा रहे थे तो एक्स का वैल्यू 0,0 था, है ना? तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। और जब तुम बी पॉइंट पे पहुंचे तो बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया? बोलो। 1. 1,0, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक गया है। तो एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक गया है, लेकिन वाई का वैल्यू इस लाइन के लिए क्या है? कांस्टेंट विच इज 0। तो ये वाला जो लाइन होगा इसके लिए x जो है वो तुम्हारा 0 से 1 तक वेरी करेगा, लेकिन y क्या रहेगा? कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 0। सेम चीज मैं इस वाले पाथ के लिए भी बोल सकता हूँ। तो वहां पे हम लोग पहुंचते हैं, फिर उसको करते हैं। तो ये हो गया आंसर कितना? एक्स स्क्वायर बाई टू विच इज 1/2। क्लियर है क्या? अब मैं बी से सी निकालता हूँ। बोलो। एक्स डायरेक्शन का फोर्स के कारण से वर्क 0, एंड वाई के कारण से कितना होगा? वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण से वर्क, बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। फोर्स कितना है? 2y, पुट कर लिया मैंने 2y। डी वाई आ गया, और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? y का इंटीग्रेशन है, बोलो। 0 से 2. बिल्कुल, 0 से लेकर के 2 तक जाएगा। और वैल्यू कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक गया है, तो 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है?
तो वर्क डन इन पाथ 1 विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस ऑफ 4। कितना है आंसर? 9/2। अगर पाथ 2 में भी इतना ही वर्क हो जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। बिल्कुल। अब इधर के लिए निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन के फोर्स के कारण से वर्क 0, वाई डायरेक्शन के फोर्स के कारण से वर्क कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। वाई कितना है डायरेक्शन का फोर्स? 2y है, और डी वाई पुट कर लिया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा वाई का? बोलो। ये कोऑर्डिनेट कितना है? बोलो कितना है कोऑर्डिनेट? 0,2। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। वाई का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक गया है, तो कितना आएगा आंसर? 4 आएगा ना? हाँ और सर 4। हाँ, और इस वाले में ये तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स और ये वाई डायरेक्शन का फोर्स। वाई डायरेक्शन के कारण से 0 होगा वर्क, और एक्स डायरेक्शन के कारण से कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स कितना है तुम्हारा? एक्स डी एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, क्योंकि ये चीज़ है 0 और ये है 1। वैल्यू पुट कर लो, कितना आया? 1/2। 1/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। डेट पाथ 2 में जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है? 4 + 1/2 विच इज 9/2 joules। तो ये जो फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव इन नेचर है या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स। चलो, तो अब सभी कोई करके बताओगे। ये तो मैंने खुद से किया, अगर किसी को देखना है तो वापस से देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं दूंगा मैं करने। सर बट अगर स्क्वायर है तो दोनों साइड हमेशा सेम ही आएगा ना? हाँ, स्क्वायर अगर मैंने ले लिया तो लेंथ सेम हो जाएगा दोनों साइड का, तो एक सिमेट्री मिल जाती है। तो कोई कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी होता है तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है? कंजर्वेटिव, क्योंकि तुमने स्क्वायर लिया है सिमेट्री के कारण से। तो ऐसा गलती नहीं करना, हमें नॉन सिमेट्रिकल लेना है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है F इज इक्वल्स टू फोर्स है टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। चलो, इसे बताना है कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर है या नहीं। सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं। तो अब मैं स्पीड में करूँगा, जल्दी जल्दी। फर्स्ट टाइम था तो मैं धीरे धीरे करके बताया था। सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और हमें एक कोऑर्डिनेट पे लेकर के जाना है विच इज़ 1,2, 2,1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो ये एक है, और दूसरा ऐसा। सर यहाँ पे भी 1,2 ही लेने का? हाँ, हर एक जगह पे 1,2 ही लो ना। पाथ है कि मुझे बस डिसाइड करना है ना, जरूरत हो रही है ना कि पाथ को मैं हमेशा चेंज करते रहूँ। बराबर है क्या? ओके तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा?
वाई डायरेक्शन के कारण से तो वर्क जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन के कारण से। तो दिस इज एक्स डायरेक्शन का फोर्स एंड दिस इज वाई डायरेक्शन का फोर्स। वर्क डन कितना हो जाएगा, मैं हर एक में पहले फोर्स डाल देता हूँ। ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स, ये वाई डायरेक्शन का फोर्स, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स और ये वाई डायरेक्शन का फोर्स, सेम ऐसा। अब वर्क के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का कितना होगा, 2x dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, 2। तो x² 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा वर्क, y डायरेक्शन में इंटीग्रेशन y का क्या है 2y² dy। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के y में 0 से लेकर के 2 तक जाएगा। ये कितना हो जाएगा y³ 3 और y³/3 तो 2 फुट कर लो उसमें, 8 × 2 16/3। वर्क डन फर्स्ट वाले में कितना निकल के आया 16/3 प्लस ऑफ 1। सेकंड के लिए निकालते हैं। इस वाले में वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन सिर्फ y डायरेक्शन में होगा और सेम 2y² dy फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर के 2 तक जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली इसी के जैसा इंटीग्रेशन दिख रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो 16/3 और x डायरेक्शन के लिए इंटीग्रेशन 2x dx और लिमिट जाएगा फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक। एग्जैक्टली इसके जैसा इंटीग्रेशन दिख रहा है तो आंसर फिर से आ जाएगा 1। वर्क डन इन सेकेंड पाथ के हो जाएगा 16/3 प्लस 1। तो दोनों क्या आ रहा है, तो कैसा होगा कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं थोड़ा दूसरा तरह का फोर्स दिखा रहा हूँ। ये काफी सिंपल तरह के फोर्सेस थे। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरह के फोर्सेस दिए जाते हैं। तो लेट्स से द फोर्स इज xy I कैप प्लस ऑफ 3y j कैप, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 3x² j कैप। थोड़ा सा अजीब टाइप का फोर्स है ये और इसके कारण से मुझे वर्क निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो काम तो वही रहेगा हमारा फाइंड आउट करने के लिए। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस बराबर है क्या, और लाइन बना लेता हूँ कैसा, तो ये तुम कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हो, 1, 2 मैं हमेशा लेता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम क्या लेना चाहते हो, बस इक्वेशन को लेंथ नहीं करना है। तो एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। जो फोर्सेस लगेंगे वो ऑलवेज इस तरफ लगेंगे और इस तरफ लगेंगे। वाई डायरेक्शन के फोर्स को तो भूल ही जाओ, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के फोर्स को देखो। और इस वाले में एक्स को भूल जाओ, बेकार है, किसी काम का नहीं है। और ये वाई सेम यहाँ पे भी एक्स, और ये अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी ध्यान देना अच्छे तरीके से। एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो एक्स वाई है और जो वाई डायरेक्शन का फोर्स है वो 3x² है। समझना बात को, जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो उस समय कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो।
क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है। इसमें x जो है वो वेरिएबल है। वो क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। लेकिन y क्या है? कांस्टेंट, और y का वैल्यू है कितना? 0। तो ये जो मेरा फोर्स था x डायरेक्शन का वो मॉडिफाई हो गया। कैसे? क्योंकि x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो xy है, और तुम्हें इसमें y का वैल्यू कांस्टेंट ले रखा है विच इज 0। तो पुट करेंगे तो फोर्स x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 0। तो x डायरेक्शन में जो फोर्स अब लग रहा है वो 0 है, तो इसीलिए x डायरेक्शन का वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या ये चीज या नहीं आया? समझा सर। बहुत सही। समझा। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग B से C जा रहे हैं तो B से C जाने में क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है? x वेरिएबल है या कांस्टेंट है? x वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कितना है वैल्यू उसका? 1। और y वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल। y वेरिएबल है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 to 2। 0 से 2 तक। इसको पहचानना सीखना है हमें हमेशा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में जो वर्क होगा that will be इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो y डायरेक्शन का फोर्स पहले मॉडिफाई कर लेता हूं मैं, वो कितना होगा बोलो? y डायरेक्शन में फोर्स है हमारा 3x²। तो x तो कांस्टेंट है विच इज 1, तो वैल्यू पुट कर लो विच विल बी 3 न्यूटन। आया ना? तो अब मेरा फोर्स कैसा निकल के आ गया? कांस्टेंट निकल के आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy, और y का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से लेकर के 2 तक जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया क्या? यस सर। तो पाथ 1 का निकल गया, पाथ 2 का निकाल लेते हैं। ये हमारा y डायरेक्शन जो कि बेकार है, और अब x डायरेक्शन का फोर्स को मैं चेक कर लेता हूँ। x डायरेक्शन का फोर्स होगा तुम्हारा xy, अरे y है नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, x डायरेक्शन यानी y डायरेक्शन का फोर्स विच इज 3y x²। तो इसमें x क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। x क्या है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है? 0। तो y डायरेक्शन में फोर्स हो गया 0, वर्क कितना हो जाएगा? 0। 0। अब इसके लिए देखेंगे x डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा मॉडिफाई होकर के। बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसमें x कांस्टेंट है या वेरिएबल? x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, लेकिन y का वैल्यू कितना है? वो 2 है विच इज कांस्टेंट। तो इस y का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो मेरा फाइनल जो फॉर्मूला होगा सिर्फ इसी पाथ के लिए, इस पाथ के लिए x वेरिएबल और y कांस्टेंट, तो ये आंसर आएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो वर्क इन x डायरेक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f x dx इंटीग्रेशन 2x dx, और x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 1 तक। 1 तक। तो रिजल्ट कितना आया? x²/2, 2 कैंसिल आउट, चल भी 1। तो अब पाथ 1 में वर्क कितना हुआ और पाथ 2 में? पाथ 1 में जो वर्क हुआ वो 0 प्लस ऑफ ये वर्क हुआ 6, और पाथ 2 में कितना वर्क हुआ? 0 प्लस 1। क्या दोनों पाथ से वर्क सेम निकला है क्या?
नो। नहीं नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। सबको समझ में आया ये चीज, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोग को देने वाला हूँ करने के लिए। सर वो आपने क्या बोला था 2,2 क्यों नहीं ले सकते, रीजन? क्योंकि सिमेट्री आ जाती है ना, एक स्क्वायर बन गया, हाँ। तो इस पाथ में लेंथ सेम हुआ, इस पाथ के लिए भी लेंथ सेम हो गया, है ना। तो हो सकता है कि ये वर्क सेम नहीं होता, लेकिन लेंथ सेम होने के कारण से वर्क सेम हो गया। बराबर है। हाँ ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे तुम लोग करके बताओ। और फोर्स जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है। 2x², ऐसा कर लो, इसको 3 कर लो, 3x² y i कैप प्लस ऑफ 2xy j कैप करके निकालो जल्दी से। चलो देखते हैं ये कैसा आएगा ये। तो फिर से वही मैं करने जा रहा हूँ इसमें। बना लिया मैंने ये। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है डेट इज 3x² y, और y डायरेक्शन में 2xy। ठीक है। और फिर मैं इसको इस जगह तक लेकर के जाऊंगा, जिस 1,2। तो पहले मैं 0,0 से 1,0 तक लेके जाऊंगा, और इधर मैं 0,2 तक लेकर के जाऊंगा। तो x डायरेक्शन का फोर्स है, सिर्फ इसी फोर्स को फिर दिखाओ ना, बाकी दूसरे फोर्स को दिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और x डायरेक्शन में जो फोर्स है डेट इज 3x² y है, और इसमें हमारा y कांस्टेंट है विच इज़ 0, तो इधर वर्क हो जाएगा 0। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है y डायरेक्शन का फोर्स कितना है 2xy, और इसमें x कांस्टेंट है विच इज़ 1, सो ये हो जाएगा 2y इंटीग्रेशन और 2y dy। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा y का, 0 से लेकर के 2 तक। तो ये हो जाएगा y²/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y² है तो ये हो जाएगा 4 आंसर। अब इस तरफ देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो y डायरेक्शन में फोर्स है 2xy, और इसमें x 0 है ना, तो ये आ जाएगा आंसर 0। तो वर्क डन y डायरेक्शन में हो गया 0। सेम इस वाले के लिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा विच इज Fx, और x कितना है 3x² y, और इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है y कांस्टेंट विच इज 2, ये हो जाएगा 6x², और वर्क कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x² डी x, और x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 मतलब कि 3x², और ये आंसर आ जाएगा 3। तो 1 वाले में वर्क आया है तुम्हारा 0 + 4, और 2 वाले में वर्क आया है 0 + 3, तो ये नॉन सर वो 2 कंजर्वेटिव। है, 0 + 2। 0 + 4 एंड 0 + 3, सही तो है। सर 2 आ रहा है। सर 2 आएगा। ओ सॉरी, हाँ। वर्क 2। हम्म। x³/3 होगा ना, हाँ मैंने x²/2 ले लिया था। x³/3 होगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो बार बार मुझे ये काम करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसे समझना। और ये हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन गिवन होगा तो ही लगाऊंगा मैं, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। फोर्स इज इक्वल टू जैसे दिया है 3x² i कैप + 2xy j कैप + 2xy j कैप।
तो इस वाले को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कीपिंग y कांस्टेंट। तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x³ 3 और y एज ए कांस्टेंट है। इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये बनेगा y²/2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये फिर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है क्या? तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और बताओ, अगर फोर्स गिवन है तुम्हें xy i कैप प्लस ऑफ xy j कैप, बोलो ये कंजर्वेटिव इन नेचर है या नहीं? है क्या? इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा ये, x²/2 कीपिंग y कांस्टेंट, और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो कीपिंग x कांस्टेंट। क्या ये दोनों सेम आ रहा है क्या? नहीं। नो सर। तो ये नो नॉन सर। कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स जो गिवन है F इज इक्वल्स टू दैट इज 3 x² y I कैप प्लस 3 x y स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, 3 xy² I कैप प्लस 3 x² y j कैप। बताओ ये कंजर्वेटिव इन नेचर है या नहीं? हाँ सर। तो इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, हाँ सर। ये कितना हो जाएगा, 3x² 2 इंटू y² प्लस इसको इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा, 3x² y²/2। तो ये दोनों जो आ रहा है वो इक्वल है, तो ये कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और इसको मैं चाहो तो करके भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जल्दी करूँगा, समझ जाना। इस वाले केस में जब हम लोग इसको इस जगह से इस जगह तक लेकर के जाते हैं तो इस वाले में हमारा y का वैल्यू 0 होता है और इस वाले पाथ के लिए x का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए दोनों में x और y दिया गया, तो वर्क तो इसमें 0 होगा और इसमें 0 होगा, कैलकुलेट इसमें करने की ज़रूरत है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो y डायरेक्शन का, डेट विल बी 3x² y, और क्या कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक में, x का वैल्यू कांस्टेंट है विच इज 1, इसको मैं 1,2 तक लेके जा रहा हूँ, तो 1 पुट कर लो, कितना हो जाएगा ये 3y, और इसको इंटीग्रेट कर लो 3y dy, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक, कितना आ जाएगा ये 3y²/2, y²/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 इंटू 2 6, और इस वाले में देखो ये x डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लगेगा और x डायरेक्शन में 3xy², और क्या कांस्टेंट है इसमें, इसमें तुम्हारा कांस्टेंट है 0,2, 2 कांस्टेंट है, y का वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 4 12x।
ये हो जाएगा 12x इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 से 1 तक जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आंसर कितना आ गया 6। वर्क पाथ 1 में 0+6, पाथ 2 में कितना हो जाएगा 0+6। सो कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? कुछ कुछ में ये नहीं लगेगा अगर तुम्हारा इस तरीके से गिवन है एक्स वाई आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, तो इसमें हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई भी होना चाहिए और इस जगह पे भी एक्स वाई होना चाहिए, तभी मैं ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूँगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें दिए जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फोर्स लेकर के इसी पाथ से हमेशा वर्क निकालने के लिए बोलेगा, वो हो सकता है इस पाथ से भी वर्क निकालने के लिए बोल सकता है। लेट से एक 37 डिग्री का एंगल है और मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ इस पाथ पे, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है रेगुलरली वो तुम्हारा कुछ ऐसा लग रहा है एक्स वाई आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। ठीक है, वाई नहीं, इसको एक्स कर लेता हूँ मैं। तो बोला गया कि इस पाथ के लिए बताओ वर्क कितना होगा। अगर मैं ओरिजिन से लेकर के इस पी पॉइंट तक लेकर के जाता हूँ तो फाइंड द वर्क बाय फोर्स एफ टू ब्रिंग द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। सॉल्व करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और पी पॉइंट हो कितना जाएगा, एक 5 cos x में हो जाएगा, cos 37 एंड sin 37 दैट इज 3। सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब तक तो ये पता चल गया होगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ओपी के लिए जो वर्क होगा वो एक इंडिपेंडेंट होगा और किसी पाथ से वो वर्क तो हमें नहीं निकल सकता। तो ओपी के लिए मैं एक पाथ का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। ओपी पाथ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c कितना हो जाएगा 0, स्लोप 10 37 विच इज 3/4x। तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आया डेट y इज इक्वल टू 3/4x। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। वैल्यूज को पुट कर लो, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। हमें पता है y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता और x का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि मेरे पास ये एक इक्वेशन है अब मैं चेंज जरूर कर सकता हूँ, तो चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी y है, जैसे कि ये y, इसको पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अब इसको x को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो x कितना हो जाएगा 4/3y, 4/3y डी वाई। अब देखो सभी कोई अच्छे तरीके से x में हो गया और y में हो गया, और x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, y का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक जाएगा। अब इसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/4 x³ और लिमिट इसको पुट कर लो 0 से 4 प्लस 4/3y² और लिमिट फ्रॉम 0 से 3। तो इधर से तुम्हारा वर्क आ जाएगा। समझ में आएगा सबको, यस सर। है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, डेट इज, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, जिसके कारण से वर्क तुम्हें निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है। इसमें एक और भी तरीका हो सकता है कि पाथ गिवन ना हो कुछ क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि फोर्स है विच इज वाई आई कैप प्लस ऑफ एक्स जे कैप और इसके कारण से वर्क निकालो, पाथ गिवन नहीं है। ठीक है, वर्क निकालना है 1,2 से लेकर के इसको, अगर मैं 2,2 तक लेकर के जा रहा हूँ, 2,3 तक लेकर के जा रहा हूँ, तो पूछा है कि वर्क कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया।
तो और पाथ गिवन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पाथ की जरूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कारण से वर्क इजिली निकाला जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। याद करो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, याद आ रहा है क्या? दोनों को साथ में कंबाइन कर लो, वाई डी एक्स प्लस एक्स, और ये एक्स नहीं होगा, ये वाई होगा, नहीं, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई होगा। थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, एंड एक्स डी वाई। याद आ रहा है क्या ये चीज? एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया था तो क्या मिला था? एक्स डी वाई प्लस ऑफ वाई डी एक्स, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। और लिमिट अब पुट कर लो फ्रॉम 1,2 से लेकर के 2,3। इधर आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1 इंटू 2, विच विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 2, विच इज 4 आंसर। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो बोला गया क्वेश्चन कि एक रिंग है जो कि वायर में इंसर्ट किया गया, और वायर जो है वो पैराबोला शेप का है। समझ में आ रहा है? वायर कैसा है हमारा? पैराबोला शेप का है। ऐसा वायर है और इसके अंदर एक रिंग डाला गया है, और इस रिंग के ऊपर जो फोर्स है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस रिंग के ऊपर जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है, डेट एफ इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। और ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो बोला गया कि अगर ये 8 मीटर के हाइट पे पहुंच जाता है तो उस समय इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ring when it reaches to the point P। ठीक है, और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस रिंग का मास है O से P तक लेकर के जाना है। इस रिंग का मास 1 kg दिया गया। सॉल्व करो, 2 kg ले लो रिंग का मास, सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें करना क्या है, ये हमारा जो फोर्स गिवन है उस फोर्स के कारण से वर्क निकालना है। बेसिकली हम लोग फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जो इस पे वर्क करेगा वो कौन कौन करेगा? एक तो ग्रेविटी वर्क करेगा और एक फोर्स वर्क करेगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। इस जगह पे अगर बीड रखा हुआ है तो वो रेस्ट पे रखा हुआ है, और इस जगह पे वो उसको लेकर के जाया जा रहा है, और इस जगह पे लेकर के हम लोग जाएंगे तो इसके पास वेलोसिटी कितना आएगा वो हमें निकालना है। और फ्रिक्शनलेस है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, नहीं गिवन है तो हम लोग फ्रिक्शनलेस ही एज्यूम करेंगे। ग्रेविटी के कारण से सिंपल सा वर्क हो जाएगा, mgh विल बी दैट विल बी नेगेटिव माइनस ऑफ mgh। और जो फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स कितना वर्क करेगा
उसका मैं कैलकुलेशन इस तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन डजंट मैटर। फोर्स के कारण से वर्क हम लोग हमेशा ऐसे निकालते हैं, dx प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। एफ एक्स कितना है, एक्स डी एक्स, और y कितना हो जाएगा 2x² y dy। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा मुझे, दिस इज x का इंटीग्रेशन तो हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, हाइट 8 दे रखा है बराबर। अगर हाइट 8 दिया हुआ है तो दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू y। अरे नहीं समझ में आया क्या, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये y दिया हुआ है ना 8, और y का वैल्यू 8 अगर हुआ तो x का वैल्यू कितना होगा, बोलो। 2। 2 होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 तक जाएगा, और इसका लिमिट y का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के 8 तक जाएगा। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एलिमिनेट कर लेता हूँ 2x² को। 2x² का वैल्यू कितना है, y। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन y² dy। अब इसका मैं लिमिट पुट कर लूँगा और इंटीग्रेशन भी कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, x²/2, तो 2 पुट कर लो तो आंसर आएगा 2, और प्लस ये कितना हो जाएगा y³/3, y³/3, तो 8³ डिवाइडेड बाई 3, तो इतना जूल ऑफ वर्क करेगा। तो मैं इसका वैल्यू इस तरफ पुट कर लेता हूँ, 2 + 8³/3 इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल तो रेस्ट पे था, हाफ ऑफ mv² हो जाएगा। और इस जगह पे मास मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, तो इस मास के वैल्यू को मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, 0.2 कर लेता हूँ लगभग, तो भी ज़्यादा हो जाएगा क्या। ऐसा ना हो कि ये जो टोटल है नेगेटिव हो जाए, मैं बस इसी चीज़ से अफ्रेड हूँ कि ये टोटल नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि मैं आर्बिट्री डेटा चूज़ किया हूँ जस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसको सिंपल सा 0.2 कर लेता हूँ मास को, है ना, 0.2 कर लेता हूँ। नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो रहा है ना, नहीं, ठीक है, चेक वही करना था। अगर नेगेटिव नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग 2 ही ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 10 × h, h कितना है 8 प्लस 160 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 2 + 64 × 8 कितना हो गया, 5/2/3। हाँ 5/2/3 5/2/3। इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हाफ तो मास से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर बचेगा। अब इस जगह से तुम कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और इस तरह के अलग अलग तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह दे जा सकते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो या कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर पाथ गिवन है तो हमारे लिए आसान है। अगर पता चल गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तब तो फिर पाथ गिवन हो तो भी कैलकुलेशन मत करो, तुम अपने पाथ को चूज करके वहां पे पुट कर लो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। अब इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बच गया, एक रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक इक्विलिब्रियम। ये 2 टॉपिक कल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क लिख लो तब तक के लिए, एक डीपीपी कर लेना और एक डीपीपी कर लेना, और सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 1 में। और कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी एक सेक्शन होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद सेक्शन एफ होगा, देख लेना। जो भी सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में टिल टॉट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हाँ, पावर भी बचा हुआ है,
तो पावर भी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। चलो।